For a gas sample, average velocity is given by 8 RT by pi m. R is universal gas constant, T is absolute temperature, m is the molecular weight of the gas sample. And RMS velocity of a gas sample is given by under root 3 RT by m. These are the expression for the three velocities that we had right now conceptualized, we have defined. अभी अभी जो हमने डिफाइन करी, यदि हम दो गैस को कंपेयर करें जरा सोचिए, सेम टेम्परेचर पर सेम अमाउंट ऑफ टू डिफरेंट गैसेस वी आर टेकन, 300 केल्विन पर एक मोल गैस कार्बन डाइऑक्साइड की ली जाए और एक मोल गैस हाइड्रोजन की ली जाए, टेम्परेचर कंडीशन सेम, टेम्परेचर कंडीशन सेम, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम, एक मोल, गैस अलग अलग ली, एक कार्बन डाइऑक्साइड ली और एक हाइड्रोजन ली। बाय द प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भारी होता है या हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल? डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भारी होता है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हल्का होता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल भारी है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? एवरेज वेलोसिटी डेफिनेटली कम होगी। भारी मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी कम होती है, हल्के मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होती है। दो अलग अलग गैस के लिए यदि इस ग्राफ को बनाया जाए, विल ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यह ग्राफ ऐसा होगा और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस के लिए यह ग्राफ ऐसा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम होगी और हाइड्रोजन की मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि हाइड्रोजन हल्का मॉलिक्यूल है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हाइड्रोजन की ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की कम। एवरेज वेलोसिटी यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की एवरेज वेलोसिटी कम होगी और हाइड्रोजन की एवरेज वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। आरएमएस वेलोसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की कम होगी और हाइड्रोजन की आरएमएस वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और वह हमें इन तीनों एक्सप्रेशन से दिखता भी है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के लिए दोनों के ही लिए 3 सेम रहेगा आरएमएस वेलोसिटी में, आर भी सेम रहेगा, टी भी सेम रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम रखेगा। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कम होने की वजह से आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से आरएमएस वेलोसिटी कम। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, ऑल द 3 वेलोसिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। इसलिए मॉलिक्यूलर वेट के ज्यादा होने से ये तीनों वेलोसिटी कम हो जाती है। दो अलग अलग गैस के लिए यदि इसी ग्राफ को बनाया जाए तो वह ग्राफ इस तरह से बनना चाहिए। अब एक ही गैस के लिए यदि इसी ग्राफ को दो अलग अलग टेम्परेचर पर बनाए, मैं एक और बार इस ग्राफ को बनाऊंगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस वेलोसिटी फिर वापस बना रहा हूं। किसी एक टेम्परेचर पर यह ग्राफ इस तरह से आता है। मान लीजिए किसी एक टेम्परेचर पर
यह ग्राफ इस तरह से आता है। यह टेम्परेचर T1, किसी एक टेम्परेचर पर यह ग्राफ इस तरह से आता है। अब जरा सोचिए, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या असर होगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उन एक एक मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी बढ़ेगी। गैस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एक एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी। और यह ग्राफ ऐसा बनने के बजाय फिर इस तरह से हो जाएगा। दिस इज एट टेम्परेचर T2 वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स possessing less energy decreases, molecules possessing less velocity decreases, and the molecules possessing higher velocity increases with increasing temperature। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इसी ग्राफ को यदि हम बनाते हैं तो यह ग्राफ किस तरह से शिफ्ट होता है समझो। मतलब जो पहले दिस इज लेस वेलोसिटी, लेस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे, एंड दिस हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। लेस वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है, ये देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले इतनी वेलोसिटी इतने मॉलिक्यूल्स के पास थी, अब इतनी ही वेलोसिटी कम मॉलिक्यूल के पास है। पहले इतनी वेलोसिटी इतने मॉलिक्यूल के पास थी, अब इतनी ही वेलोसिटी ज्यादा मॉलिक्यूल के पास है। मींस मॉलिक्यूल possessing less velocity decreases, मॉलिक्यूल possessing a higher velocity increases। इस तरह से टेम्परेचर के इंक्रीज करने से यह ग्राफ शिफ्ट होता है। अब देखिए, हाँ 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 यह इसको ऊपर होना चाहिए, नहीं, यह भी जनरली नीचे हो जाएगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल possessing दिस एनर्जी वुड बी in fact less than the number of molecule possessing this energy। ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। देखो मैं एक और बात समझाता हूं, मैं एक स्टैटिस्टिक्स के द्वारा समझाता हूं। मैंने कोई टेस्ट लिया और उस टेस्ट 50 मार्क का टेस्ट लिया और मैंने जो मार्क्स दिए वो या तो 5 0 दिए या फिर 5 दिए या 10 दिए या 15 दिए या 20 दिए या फिर 25 दिए या 30 दिए या 35 दिए या 40 दिए या 45 दिए या फिर 50 दिए। ठीक है, मैंने कोई टेस्ट लिया, 50 मार्क का टेस्ट लिया और जो आपको मार्क्स दिए वो या तो 0 या 5 या 10 या 15, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5 में मैंने मार्क्स दिए। 5-5 मार्क का सवाल दिया, या तो सही करा या गलत करा। सही करा तो फुल मार्क, जरा से भी गलती करी तो 0 मार्क। और इस तरह से आपको या तो 5 आएंगे या 10 आएंगे या 15 आएंगे या 20 आएंगे। अब मैंने मान लीजिए यह टेस्ट 50 स्टूडेंट्स का लिया, ठीक है ना। अब जो रहा, दिस इज मार्क्स एंड दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब 0 मार्क किसी को भी नहीं आए, 5 मार्क 4 को आए, 10 मार्क भी 6 को आए, 15 मार्क 10 को आए, 20 मार्क 25 को आए, 25 मार्क लेटस से 5 को आए और 30 मार्क लेटस से 4 को आए
35 मार्क लेटर से कितने हो रहे हैं अभी तक टोटल? 40 50 40 50 तो पहले ही हो गए, तो इसको मैं कम कर देता हूं। लेटर से यह 20, यह 5 और फिर लेटर से यह 3 2 और 1 और 0। इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। 0 मार्क 0 को, 5 मार्क 4 को आए, 10 मार्क 6 को आए, 15 मार्क 10 को आए, 20 मार्क 20 बंदों को आए और 25 मार्क 5 को आए, 30 मार्क 4 को, 35 मार्क 3 को, 40 मार्क 2 को, 45 मार्क 1 को, 50 मार्क 0। इस तरह से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहा। अभी हम मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स किसे कहेंगे? 20। और नंबर ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग 20। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस चैप्टर को मैंने बहुत गंदा पढ़ाया, देखो कितने गंदे मार्क्स है। मैंने इस चैप्टर को एक और बार पढ़ाया, मैंने इस चैप्टर को एक और बार समझाया, एक और बार पढ़ाया। मैंने देखा यार ये तो बहुत पुअर मार्क्स आ रहे, मतलब 50 मार्क एक को भी नहीं आए, 45 मार्क भी सिर्फ एक ही है जो अलग ही होगा, 40 भी 2 ही को आए, 35 भी 3 को आए, और 25 मार्क एंड अबाव वाले तो ये कुछ 10-12 ही रहे बस, और अधिकतर 20 मार्क लाए। मैंने एक और बार इस चैप्टर को पढ़ाया, फिर एक और बार टेस्ट लिया। अब इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल उतना का उतना ही रहेगा। 0 मार्क्स अब 0 को रहे, 5 मार्क पहले 4 को थे लेकिन अब घट के 2 ही रह गए, बड़े ढक्कन है ये दोनों। 10 मार्क पहले 6 थे लेकिन अब 3 ही रहे। 15 मार्क पहले 10 थे लेकिन अब 5 ही रहे। 20 मार्क पहले 20 थे अब 10 रहे। 25 मार्क पहले 5 थे लेकिन अब 18 हो गए। 30 मार्क पहले 4 थे लेकिन अब 10 हो गए। 35 मार्क पहले 3 थे लेकिन अब 6 हो गए। 40 मार्क पहले 2 थे लेकिन अब 5 हो गए। 45 मार्क पहले 1 था लेकिन अब 3 हो गए। टोटल कितने हो गए अब जरा देखें, 10 15 20 38 48, बहुत ज्यादा हो गया यार, मतलब ये 15 रहे होंगे, यह कम कर दो 8, और इस तरह से 10 20 35 41, अभी भी कुछ ज्यादा ही है, एनीवे टोटल रहा 15 इस तरह से। अब जरा देखो, मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स पहले जहां 20 थे अब वही मोस्ट प्रोबेबल मार्क बढ़ के 25 हो गए। एक बार पढ़ाने से, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से मोस्ट प्रोबेबल मार्क पहले जहां 20 थे वहां अब 25 हो गए। लेकिन पहले जहां 20 बच्चों को 20 मार्क थे अब वही मोस्ट प्रोबेबल मार्क 15 बच्चों को। पहले यह वेलोसिटी 20 के पास थी, अब यह वेलोसिटी 15 के पास ही है बस। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कम हो सकते हैं, वो जनरली हो जाते हैं और इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। इस तरह से टेम्परेचर के इंक्रीज करने से गैस के एक एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बढ़ जाती है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पोजेसिंग दैट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वह कम हो सकता है, ना केवल कम हो सकता है बल्कि कम हो जाता है हल्का सा, और यह ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हो जाता है क्योंकि यह जो टोटल एरिया है, दिस टोटल एरिया वुड डिनोट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शुड रिमेन फिक्स। तो यदि इधर का एरिया कम हो रहा है तो इधर का एरिया बढ़ना चाहिए, इधर जितने मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इधर बढ़ने चाहिए। इस तरह से यह ग्राफ, जो वेलोसिटी के लिए ग्राफ बना रहा हूं, टेम्परेचर के साथ ऐसे वेरी करता है। नहीं, कभी नहीं, गैसेस के लिए कभी बढ़ता नहीं है, डेफिनेटली गैसेस के लिए। भाई ये जो पढ़ाने लिखाने वाली बात है इसमें बढ़ सकता है,
ये जो पढ़ाने लिखाने वाली बात मैं कर रहा हूं उसमें बढ़ सकता है, लेकिन गैसेस के लिए वो कभी नहीं बढ़ता है। देन एवरेज, नॉट एवरेज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। गैस सैंपल, कोई गैस सैंपल है, गैस सैंपल में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स है, लेट अस से n मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल n मॉलिक्यूल्स है। लेट अस से कि कोई एक गैस ली गई है जिसमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है, जैसे ऑक्सीजन गैस ली गई तो ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? पहले मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v1 स्क्वायर, दूसरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v2 स्क्वायर, तीसरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर। पार्टिकल का मास यदि m है, पार्टिकल की यदि वेलोसिटी v है, तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कही जाती है हाफ mv स्क्वायर। पहला पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी v1, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल का मास m1, वेलोसिटी v2, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर। तीसरे पार्टिकल का मास m1, वेलोसिटी v3, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv3। इस तरह से n पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इन सभी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को जोड़ दीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल इज हाफ m, चूंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स है इसलिए सभी गैस मॉलिक्यूल्स का मास सेम है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर क्या होगा जरा देखिए। Vrms को स्क्वायर कर दीजिए, Vrms को स्क्वायर कर दीजिए, यह अंडर रूट हट गया, और यह जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये v1 स्क्वायर हो गया, v2 स्क्वायर हो गया, v3 स्क्वायर हो गया एंड सो ऑन अपॉन स्मॉल n, वेयर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर क्या होगा? n into Vrms। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस सैंपल इज गिवन बाय हाफ mn Vrms स्क्वायर। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इज n into Vrms स्क्वायर, और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर की जगह n into Vrms स्क्वायर लिख दिया। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू n into Vrms स्क्वायर। हियर n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसी भी गैस सैंपल की काइनेटिक एनर्जी इट्स ऑलवेज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। half mn Vrms. Here m is mass of each molecule, n is the number of molecules in gas sample, and Vrms is the root mean squared velocity of the gas sample. अब अभी तक जो भी कुछ मैं समझा रहा हूं यह गैसेस का बिहेवियर समझा रहा हूं। पहले मैंने गैसेस को एक्सपेरिमेंटली समझा, एक्सपेरिमेंटेशन करे गैसेस पर, कई तरह के एक्सपेरिमेंटेशन करे, और उन एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा उनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वह सब बिहेवियर मैंने समझा। और अब मैं उसी चीज को थियोरेटिकली समझने की कोशिश कर रहा हूं। थियोरेटिकली समझने के लिए सबसे पहले जो मैंने समझाया गैस की वेलोसिटीज,
क्योंकि जो गैस सैंपल है उसमें एक एक गैस मॉलिक्यूल जो है, उन एक एक गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी दैट वुड डेफिनेटली प्ले अ वाइटल रोल इन गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ गैस। गैस का बिहेवियर समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए एक एक गैस के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है, क्योंकि इसी वेलोसिटी की वजह से कोलिजन्स होंगे, इन्हीं कोलिजन्स की वजह से प्रेशर होगा, इन्हीं कोलिजन्स की वजह से टेम्परेचर होगा, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे से कितना दूर है, कितना पास है, इसकी वजह से वॉल्यूम होगा, और इसी वजह से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में कुछ रिलेशनशिप होगा, कुछ बिहेवियर होगा। गैस के बिहेवियर को थियोरेटिकली समझने के लिए सबसे पहले मैंने आपको तीन तरह की वेलोसिटी डिफाइन करवाई है। एक तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। यह जो वेलोसिटी में रिलेशनशिप है, इन रिलेशनशिप को आपको रट लेना चाहिए। इनका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, जब भी जरूरत पड़ती है आप इन्हें डायरेक्टली हमेशा इस्तेमाल करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, गैस के लिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे कम होती है, एवरेज वेलोसिटी उससे ज्यादा, और आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। यह जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और आरएमएस वेलोसिटी का जो सिंपलेस्ट रेशो है, √2:, √8/π:, √3। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशो। Now, my next article is Kinetic Theory of Gas. Kinetic Theory of Gas. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम क्या बता रहे हैं पहले जानो। वी आर एक्सप्लेनिंग द नेचर, द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। हम आइडियल गैस का नेचर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यूनिवर्स में कोई आइडियल गैस होती तो वह कैसी होती, आइडियल गैस को कैसा होना चाहिए, इस बात को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में समझाया जा रहा है। इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का इस्तेमाल करके हम काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस डिराइव करते हैं, और उस काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस के द्वारा हम सभी गैस के लॉ एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यह काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस लिखो, इसके 5-6 पोस्टुलेट्स हैं। इन 5-6 पोस्टुलेट्स को लिखो, लिखते हुए इनको ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो जो मैं समझाता हूं। द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज, द फर्स्ट पोस्टुलेट, gases consist of tiny particles called molecules. Gases consist of tiny particles called molecules. The volume of molecule is negligible as compared to the volume of gas. Gases consist of tiny particles called molecules, and volume of molecules is negligible as compared to the volume of gas.
The volume of molecule is negligible as compared to the volume of gas. Empty space between the molecules is said to be the voids. Empty space between the molecules is said to be the voids. Empty space between the molecules is said to be the voids. And volume of voids is nearly equal to the volume of gas. Volume of voids is nearly equal to the volume of gas. अब समझो, जैसे यदि हम एक मॉलिक्यूल को एक स्फीयर मान लें, एक मॉलिक्यूल को यदि हम स्फीयर मान लें, तो उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πr³। यदि एक मॉलिक्यूल एक स्फीयर है तो उस स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा 4/3πr³। और किसी गैस सैंपल में यदि n मॉलिक्यूल्स है तो उन सभी n मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा 4/3πr³ इंटू n। दिस वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। सभी हमारे चारों तरफ से गैस सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उस गैस सैंपल के सभी मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम इतना होगा। अब उन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में ढेर सारी एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस को हमने वॉइड कह दिया, और उन वॉइड्स का वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कुछ होगा। अब मैं कहता हूं वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑल वॉइड, दिस मस्ट बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। इसे वॉल्यूम ऑफ गैस होना चाहिए। जैसे समझो मैंने आपको एक डब्बा दिया, डब्बा, और मैंने आपको ढेर सारे मार्बल्स दे दिए, अंटिया, कंचे, ढेर सारे कंचे, मार्बल्स, और मैंने कहा कि अब इन अंटियों को, इन मार्बल्स को खेले हो ना आप कभी, वो उन अंटियों को इस डब्बे में डाल दो, भर दो। पूरी तरह से आपने डब्बे को अंटियों से भर दिया। अब हम क्या कहेंगे कि वो जो एक एक अंटी है, जो एक एक मार्बल है, उसकी कुछ वॉल्यूम होगी। द वॉल्यूम ऑफ ऑल द मार्बल्स वुड बी दिस। और उन अंटियों के बीच में एम्प्टी स्पेस होगी, दैट वुड बी वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कुछ होगा। अब मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ ऑल द अंटिया, ऑल द मार्बल्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस वुड बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द डब्बा। उस डब्बे का वॉल्यूम उतनी होगा। ऐसे ही इधर भी होना चाहिए। इस रूम में ढेर सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम प्लस इस रूम में एम्प्टी स्पेस है, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम, द टोटल वॉल्यूम शुड बी द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। बट फॉर आइडियल गैस, बट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, एक मिनट मुझको समझाने दो, उसके बाद सवाल पूछो। यदि आइडियल गैस होगी, देन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इट्स जीरो। मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। मतलब गैस के मॉलिक्यूल तो जैसे कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई ही नहीं करते हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाता है, that volume of voids is nearly equal to volume of gas. This is the meaning of the statement जो मैंने अभी अभी आपको बताया है।
kinetic theory of gas. According to kinetic theory of gas, volume of molecule is nearly zero and volume of void becomes nearly equal to volume of gas. एक्चुअली ये एक्सप्रेशन होल्ड करना चाहिए, लेकिन आइडियल गैस के लिए हम यह बात कह देते हैं.